नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर खास। काफी टाइम लग गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, हमारे पैर में भी चोट लग गई और हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए ये वीडियोस नहीं आ पाया। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फर्स्ट, इन्हें बोलते हैं कृषि सांख्यिकी पहला। ये जो चैप्टर है इसके बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें से अच्छी बात यह है कि इसमें सवाल वगैरह नहीं आते, इसमें से बेसिक जानकारी इस चैप्टर के बारे में हमसे पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स के। सारे चैप्टर जो हैं, 5 चैप्टर जो हमारे पास हैं एग्रीकल्चर में, उनमें से अगर हम बात करें तो जो 3 चैप्टर्स हैं, स्टैटिक फर्स्ट, स्टैटिक सेकंड और स्टैटिक थर्ड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स फर्स्ट के बारे में। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तसल्ली से वीडियो में बने रहना है। अगर बने रहोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के अंत तक इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है भैया, टाइप ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ के प्रकार के बारे में लिखिए। टाइप्स ऑफ प्रकार, जो ग्राफ्स होते हैं वो क्या है और ग्राफ के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखना है। ग्राफ के प्रकार लिखिए, कितने टाइप के होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, ग्राफ नॉर्मली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? ग्राफ हम बात करें तो नॉर्मली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। इसमें पहला होता है हिस्टोग्राम। हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को हिस्टोग्राम ही याद रखना है। अगला होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको हिंदी में आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। अब इस तरीके से जानते हैं। फिर जानते हैं आप फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। क्या जानते हो? फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति चक्र। तो 3 प्रकार के ग्राफ हमारे पास होते हैं। हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। हिंदी इंग्लिश में अगर आपको हिंदी वाले जो थोड़े अजीब से लग रहे हैं वर्ड वो याद नहीं हो रहे हैं तो आप हिस्टोग्राम डायरेक्ट लिख के आइए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिख के आइए, फ्रीक्वेंसी कर्व लिख के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नहीं होते हैं इंग्लिश में तो आप हिंदी में याद कर सकते हैं। हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति वक्र। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 2 नंबर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए इस पर वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, आरेख के प्रकार बताइए। टाइप ऑफ डायग्राम। देखो ऊपर जो था ना वो हमारे पास वो क्या था? वो था ग्राफ के बारे में। किसके बारे में था? ग्राफ के बारे में। अभी जो हमसे पूछा जा रहा है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है? वो पूछा जा रहा है हमसे टाइप ऑफ डायग्राम के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? टाइप ऑफ डायग्राम्स के बारे में, यानी कि आरेख के प्रकार बताने हैं। तो इसमें 3 है। पहला होता है बार डायग्राम। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं बार डायग्राम के बारे में। ठीक है, बार डायग्राम जिसको हम स्तंभ लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख, बार डायग्राम। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सर्किल। सर्किल को ही हम पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। पाई, पाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सर्किल वाला होता है। सर्किल के अंदर जो हम डिवाइडेशन करते हैं ना वो, इसको वृत्त आरेख बोलते हैं। इसके बाद अगला देखोगे तो आपको दिखाई देगा, एक सेकेंड रुकना है ना, इसमें थोड़ा हम विजिबल नहीं है हमारे पास एरो, तो कुछ ऐसा हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, हाइलाइटर में क्या होता है ना, पता चल जाता है कि एरो कहाँ पे है। हाइलाइटर के लिए हमको कलर लेना पड़ेगा। कलर हम ले लेते हैं रेड। चलिए, तो देखो अब ये एरिया डायग्राम क्या है? एरिया डायग्राम है, जिसे हम क्षेत्रफल आरेख बोलते हैं। आप तो इनको भी इंग्लिश में याद रखिए। मतलब इंग्लिश में याद रखने का मतलब ये है, जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उसको स्तंभ आरेख की बजाय वो बार डायग्राम लिखेगा तो काफी अच्छा लगेगा। सर्किल की जगह पाई चार्ट, पाई डायग्राम लिखेगा, ये भी बहुत अच्छा है। वृत्त आरेख, आपने पाई डायग्राम के बारे में सुना होगा, वृत्त आरेख आपको भी याद नहीं होगा, तो अब याद रखिए पाई डायग्राम। इसके अलावा एरिया डायग्राम, जिसको हम क्षेत्रफल आरेख के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे भी आपको याद हो जाए याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ग माध्यम क्या होता है? व्हाट इज अ क्लास मार्क? अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हिंदी मीडियम वालों ने क्लास मार्क सुना होगा। क्या सुना होगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क सबने सुन रखा है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है। जैसे हमारे पास इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे ना 10th क्लास में, देखे होंगे आपने ऐसे ही। 10th क्लास के याद होंगे आप, मुझे पता नहीं 12th में आपने पढ़ा है कि नहीं, बाकी हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उन्होंने तो पढ़ा है। अब जैसे इसमें लिखा रहता था हमारे पास, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बने रहते थे, इसमें लिखा रहता था, यहाँ पे लिखा होगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा है आपका 5 से 10,
क्या लिखा है 5 से 10। तो 5 से 10, तो 5 से 10 में जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला यानी कि 10 है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों के जोड़ यानी कि 5 प्लस 10 को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ मिलता है हमको 7.5। कितना मिलता है 7.5। तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लास मार्क। इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मीन ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। ठीक है ना, मीन ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। क्लास की निचली और उचली, क्लास मतलब वर्ग, किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमा का औसत ही क्या कहलाता है, वर्ग माध्यम कहलाता है या वर्ग चिन्ह कहलाता है। वर्ग चिन्ह के नाम से भी ये लिखा है, वर्ग माध्यम के नाम से लिखा है, दोनों ही एक ही बात होती है। वर्ग माध्य हो, वर्ग चिन्ह हो, वर्ग माध्यम हो, सब एक ही बातें होती हैं। चलिए, व्हाट इज अ डायग्राम, आपको भी पता है व्हाट इज अ डायग्राम का मतलब क्या है। जो डायग्राम के हमने टाइप पढ़े वही है, 3 प्रकार के डायग्राम हमने पढ़े। अभी थोड़े दिन पहले सेकंड क्वेश्चन ही तो था। तो व्हाट इज अ डायग्राम, तो डायग्राम में भी आपसे पूछेगा कि डायग्राम होता क्या है। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है कि डायग्राम होता क्या है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि सिंपल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिकल डाटा इज कॉल्ड डायग्राम। मतलब किसी भी डाटा को, किसके डाटा को, स्टैटिक के डाटा को, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के आंकड़ों को प्रदर्शित यानी कि प्रेजेंटिंग करने की जो मेथड है उनको ही क्या बोला जाता है, डायग्राम्स बोले जाते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों का सरल रूप में प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, डायग्राम कहलाता है, आरेख कहलाता है। अब आरेख आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे कि ये स्तंभ आरेख है ना, ऐसे प्रकार की हम जो बिल्डिंगें बना देते थे पहले, आपको पता हो, है ना। ये 9th क्लास में हमने बहुत बनाई है होंगी, तो आप लोगों ने ना 10th क्लास में भी बहुत बनाई होंगी। सबसे पहले 9th क्लास में ये इंट्रोड्यूस होता है हमारे साथ, और उसके बाद फिर ये 10th में भी आता है। इस टाइप से ये बनाते हैं कि इसकी यहाँ से यहाँ तक सीमा रहेगी, उसकी यहाँ से वहां तक रहेगी। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब डायग्राम के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। अब देखो मैंने ये क्या किया है कि आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे से देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप, मेरे पास बुक है ये वाली, देखो आप इस बुक्स पे जाओगे, चेक करोगे, या अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो परीक्षा दिन लोगे, परीक्षा बोध लोगे ना, केशव की जो बुक आती है, जो भी लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनमें चेक करोगे तो आपको इनके अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी जो मोटी बुक्स है शिवलाल की, उसमें से पढ़ोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं कि राइट द एनी 3 फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, है ना, मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सांख्यिकी के मुख्य कार्य क्या है, सांख्यिकी का कार्य, कोई 3 कार्य लिखिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हमने यहाँ पे उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा टाइप हमको ना करना पड़े, इसलिए डायरेक्ट लिखा है। तो आपको याद रखना है कि फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स क्या होते हैं, सांख्यिकी की कार्य क्या है। तो सांख्यिकी के कार्य है सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, जो डाटा है उसको सिंप्लीफाई करना। क्या काम है इसका, जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने का जो काम है वो स्टैटिक्स का यानी कि सांख्यिकी का है। इसके अलावा प्रेजेंट फैक्ट क्लियरली, जो फैक्ट हैं उनको क्लियरली हम दिखा सकते हैं डायग्राम के थ्रू। अब मुझे बहुत सारा लिखना पड़ता है, और अगर मैं डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूंगा 1 सेकंड में डायग्राम से उसको दिखा दूंगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन करना। क्या करना, कंपैरिजन करना। देखो 2 अलग अलग डाटा हमारे पास हैं, तो उन दोनों का कंपैरिजन आराम से किया जा सकता है स्टैटिक्स के डायग्राम्स के माध्यम से, स्टैटिक्स के ग्राफ्स के माध्यम से। ठीक है, तो अगर हिंदी में है तो आप वही बोलोगे, जटिल आंकड़ों को सरल करना होता है। प्रेजेंट फैक्ट डाटा क्लियरली, यानी कि जो मुख्य आंकड़े होते हैं उनको आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है ना। और इसके अलावा अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है। ये सब क्या है, ये हिंदी में हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश में, हिंदी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको याद रखना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो से इस चैप्टर में क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। मुश्किल से 7-8, 4-5 ही क्वेश्चन और बचे होंगे, आराम से काम बनेगा, है ना। इसके बाद आ जाइए जरा, कॉलम डायग्राम्स क्या होते हैं, स्तंभ आरेख क्या होता है, कूलॉम डायग्राम्स क्या होते हैं। व्हेन डाटा इज सो इज कूलॉम्स इज कॉल्ड कूलॉम डायग्राम। कुछ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि हमारे पास 10 बिल्डिंग है और उनकी हाइट इस प्रकार से है, उनके नाम हमने दे रखे हैं और उनके डाटा हमको दिए गए। तो हम इसको एक बाय एक्सेस मानते हैं और इसको हम एक्स एक्सेस मानते हैं, आपको वही पता होगा। तो मान लो
मेरे पास बिल्डिंग है ए ना, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ए जो है ये वाली ए है और इसकी हाइट जो है 50 है, ठीक है। फिर मेरे पास दूसरी बिल्डिंग है बी, मेरे पास बिल्डिंग है बी, क्या है बी, और इसकी हाइट जो है 40 है। मेरे पास एक और ए है, वो है भैया सी, और इसकी हाइट जो है वो 30 है। तो इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। इस टाइप से मैं जो लिखता हूँ ना, उन्हीं को बोला जाता है भैया, उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है कूलम डायग्राम्स या स्तंभ आरेख। क्या बोला जाता है, स्तंभ आरेख या फिर कूलम डायग्राम। जब आंकड़े जो है स्तंभ में दिखाए जाएं तो उनको क्या बोला जाता है, कूलम आंकड़े या फिर कि जो है स्तंभ आरेख कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। पाई डायग्राम्स क्या होता है? पाई डायग्राम्स ये होता है, मान लो आपके पास तीन चीजें हैं। ए जो है वो आपका है 60% है, और आपके पास दूसरी चीज है बी, वो आपके पास जो है वो है आपके पास 40% है ना, और सी जो है वो एक काम करते हैं, इसको इसको कर दो आप 20% कर दो, और सी जो है उसका परसेंट है 10। उसका कितना परसेंट है, 10। अब आपसे पूछा गया है कि जो है पाई डायग्राम्स क्या होता है, तो सो पार्ट्स ऑफ होल इन अ सर्किल इज कॉल्ड पाई डायग्राम। जब सारे पार्ट्स को सर्किल में दिखा दिया जाए, यानी कि संपूर्ण भागों का अनुपात एक वृत्त में दिखा दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त आरेख कहते हैं। तो जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है। अब आपको देखना है इसका सेंटर पार्ट ये है, और ये टोटल कितना होता है, 360 का होता है। तो 360 का जब आप 60% निकालोगे तो कितना भाग निकलेगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि ये ए का भाग है, और आप देखोगे ये वाला जो निकल के आएगा वो आपका बी का भाग निकल के आएगा, जो बचेगा वो सी का भाग हो जाएगा। ऐसे जब हम शो करते हैं एक सर्किल के अंदर, तो उसको बोलते हैं पाई डायग्राम। तो उसको लिखेंगे कैसे, सो पार्ट्स ऑफ होल इन अ सर्किल, इन अ सर्किल इज कॉल्ड पाई डायग्राम। जब सारे पार्टों को, संपूर्ण भागों को एक वृत्त के माध्यम से दिखाया जाए तो उसे वृत्त आरेख कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आवृत्ति सारणी क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, जिसमें वो कितनी बार, कोई भी चीज कितनी बार आई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जब उसकी टेबल बनाई जाती है तो उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो देखिए जरा, डाटा अरेंज इन अ ऑर्डर, डाटा अरेंज इन अ ऑर्डर एंड शो इन अ टेबल। जब डाटा को अरेंज किया जाए एक ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर में, और उसको एक टेबल में शो किया जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। जो टेबल बनाई जाएगी ना, उस टेबल को हम क्या बोल देंगे, उस टेबल को हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। आंकड़ों को क्रम में सारणीबद्ध करना ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल के नाम से जाना जाता है। कोई भी डाटा हमको दिया गया है, 1 2 5 4 3 ऐसे, उसके अलावा बोला गया है एक इतनी बार आया, दो इतनी बार आया, तीन इतनी बार आया, चार इतनी बार आया, तो उनको फ्रीक्वेंसी टेबल में बना देंगे कि भैया एक एक ही बार आया था, दो जा वो 4 बार आया था, है ना। ऐसे करके जो हम बनाएंगे ना टेबल, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल के नाम से जानते हैं। चलो अगला, इस पर डाल लो वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। क्या डालो, वेरी वेरी मोस्ट डालो, और थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि इसमें दिया कुछ कम है, मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा आपको, जिससे ज्यादा से ज्यादा याद कर पाए। क्योंकि कम नंबर का आता है, आपको पता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप 3 से 4 पॉइंट लिख के दूर हट जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप कुछ ज्यादा पॉइंट आपको, तो सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखने। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस अगर आपसे पूछता है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा अगर आपसे पूछता है, नॉर्मली पूछता है, तब भी आपको याद रखना है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। हम दोनों ही चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि प्राइमरी डाटा होता क्या है। कुछ भी बात है, जैसे मान लो आपको कोई भी डाटा कलेक्ट करना है और आप कंपनी के ओनर हैं, तो अगर आपने खुद ही डाटा कलेक्ट किया तो वो आपके द्वारा कलेक्ट किए गए डाटे ही प्राइमरी डाटे कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाता है। और मान लो कि आपने खुद ना करके किसी दूसरी कंपनी से ये काम करवा लिया, किसी दूसरे पर्सन से ये काम करवा लिया, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। तो प्राइमरी जो स्वयं के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें लिखा है प्राथमिक जो स्वयं के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, द्वितीयक जो किसी अन्य के द्वारा एकत्रित कराए जाते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी डाटा। अच्छा ठीक है, प्राइमरी डाटा खुद के इन्वेस्टिगेटर को कलेक्ट कर लेता है और किसी और सेलेक्ट करवाता है, वो सेकेंडरी डाटा होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, प्राइमरी डाटा जो है, अब मुझे बताओ खुद के द्वारा कलेक्ट हो रहा है,
तो खुद व्यक्ति पहले कलेक्ट करके लाएगा, फिर उनको अरेंज करेगा, फिर अपनी जो काम कर रहा है उस पर काम करेगा, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। तो प्राइमरी डाटा कैसा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो प्राइमरी डाटा है उसकी तुलना में जल्दी हो जाता है, तो कम टाइम कंज्यूम करता है सेकेंडरी डाटा। अच्छा, दूसरी बात, प्राइमरी डाटा की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डाटा ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक मतलब देखो, अब मुझे मान लो कि कोई भी चीज कलेक्ट करनी है और खुद के लिए करनी है, तो मैं ज्यादा ईमानदारी से काम करूंगा कि भैया मुझे जो चीज चाहिए मैं वही कलेक्ट करूंगा, फालतू का क्यों डाटा कम करूं। जबकि मैं अगर किसी और के लिए काम कर रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों पे ध्यान दूंगा, ना कि उनकी ऑथेंटिसिटी पे काम करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा डाटा शो करना है वहां पे, तो उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा नहीं होती है। प्राइमरी ऑथेंटिक डाटा होता है, सेकेंडरी इसकी तुलना में ऑथेंटिक नहीं होता, तो उनको क्या करना पड़ता है, बाद में फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है या फिर उनको छांटना पड़ता है उनमें से, ठीक है ना, आंकड़े निकालने पड़ते हैं। तो ये होता है प्राइमरी डाटा और ये होता है सेकेंडरी डाटा। इसके मिनिमम 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये मान लो कि शायद ही एक आध साल ऐसा हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का यही है। कैसे पूछेगा, पूछेगा डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं बताइए। इसके अलावा पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, उनके डिफरेंस पूछ लेगा। कुछ भी पूछे हमको आता है, हम दे सकते हैं आंसर आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भैया क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप मोस्ट डाल लीजिए, क्या कर लीजिए, वेरी मोस्ट डाल लीजिए। क्लासिफिकेशन हमको करना ही क्या है, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो क्लासिफाई करने के पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सिंप्लीफाइड डाटा, है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द सिंप्लीफाइड डाटा, क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाई कर देता है डाटा को। इसके अलावा डाटा का कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कि तुलना कर सकते हैं इसकी तुलना में, अगर आपने दो अलग अलग तरीके से निकाल लिए तो दोनों की तुलना आराम से की जा सकती है। इसके अलावा क्लियरिटी, दोनों को अलग क्लासिफाई कर लोगे तो क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, दोनों में अंतर आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा बेसिस ऑफ अ टेबल, ये टेबल बनाने का बेस है, इसी के तुलना में तो आप टेबल बना पाओगे, ठीक है ना। तो क्या है, टेबल बनाने का आधार। इसके अलावा डाटा को समझने योग्य बना देना, है ना, अंडरस्टेबल बना देना, अंडरस्टैंडेबल डाटा, डाटा को समझने योग्य बना देना, डाटा को सरल कर देना, डाटा को स्पष्ट कर देना, सिंप्लीफाइड डाटा, कंपैरिजन, क्लियरिटी, बेसिक ऑफ टेबल्स, है ना, अंडरस्टेबल डाटा, डाटा को सिंपल और स्पष्ट बना देना। ये सारे के सारे शब्द आपको याद रखने हैं, और वर्ड टू वर्ड अगर आप लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, और सेंटेंस में लिखोगे तो और बढ़िया रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। उन लोगों के साथ शेयर करिए जो एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं पर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी करिए। मैथ्स का ये बहुत अच्छे तरीके से हमने करवा दिया है। बाकी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर पशुपालन और फसल उत्पादन, पशुपालन और फसल उत्पादन यानी कि एक ही सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री और फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप, उसके क्वेश्चन कब आएंगे। तो बेटा उनके क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना ज्यादा टफ आपका पीसीएमबी है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप ये मैथ वाला पोर्शन और कंप्लीट कर लें अगले 2 दिन के अंदर। उसके बाद हम उनकी थोड़ी बड़ी वीडियोस लेके आएंगे कि 1 चैप्टर या 2 चैप्टर है ना एक ही वीडियो में, और उनके भी मोस्ट क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। तो मैराथन क्लासेस उनकी आने वाली हैं, और इसकी भी हम मैराथन क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो भाई साहब आपके पास एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों। अब देखो व्यूज कम आते हैं तो मन हमारा भी ऐसा हो जाता है कि चलो यार क्या ही करना है, बना के बाद में बना देंगे। लेकिन जैसे ही उस पर रिजल्ट आना होता है, कमेंट आना लगातार होता है कि सर क्यों वीडियो नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, कहाँ क्या हो रहा है, व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं लगातार वीडियो लेके आने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सीयूटी के जो है फॉर्म की भी डेट आने वाली है ना। इसके अलावा हम बात करें पीईटी के बारे में भी हम आपको जो है अपडेट करते रहेंगे, है ना। आईसीआर का भी जो है फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन सब चीजों पे भी अगर आपको डाटा चाहिए तो वो हम सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको जो है 12th क्लास की तैयारी में फोकस रखना है, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।